डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाठ की शुरुआत करेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण लेसन है। प्रिय विद्यार्थियों, सरल रेखा में गति, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पिंड या वस्तु में गति और गति के कारणों का अध्ययन करेंगे, जो कि आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि मैकेनिक्स यांत्रिकी ब्रांच के अंतर्गत आता है। किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? मैकेनिक्स ब्रांच के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी अर्थात यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत हम लोग गति का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु का गतिशील होने या न होने के लिए हम एक प्रेक्षण बिंदु से लेते हैं। जैसे आप समझिएगा, छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बिल्कुल आप वीडियो को सावधानी पूर्वक और एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर देखेंगे, पूरा का पूरा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई यात्री प्लेटफार्म पर खड़ा है। जब वो प्लेटफार्म पर खड़ा है, वहां पर कोई पेड़ है। वहां पर प्लेटफार्म पर क्या है? पेड़ है। जब पेड़ है, उस यात्री के सापेक्ष में वो पेड़ कैसा है? स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, अर्थात बिल्कुल रेस्ट की अवस्था में है। ध्यान दीजिएगा, जब वही यात्री ट्रेन पर बैठा होता है और ट्रेन से प्लेटफार्म की ओर आता है, तो वह पेड़ उसको गतिशील अवस्था में नजर आता है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझने योग्य बात है ना? यस। देखें, जब वो ट्रेन पर बैठ के आया तो वही पेड़ गतिशील लगने लगा, वही पेड़ गतिशील लगने लगा, और इसके पहले वही पेड़ उसको विरामावस्था में था। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि फ्रेम, अर्थात जब व्यक्ति प्लेटफार्म पर था तो वह भी स्थिर अवस्था में था, और पेड़ तो ऑलवेज स्थिर अवस्था में ही रहता है। लेकिन जब यात्री उस ट्रेन के गतिशील प्लेटफार्म पर, अर्थात गतिशील हो गए या पर बैठा है, गति करती हुई ट्रेन पर बैठा है, तो वह पेड़ भी उसको गतिशील नजर आने लगा। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम किसी वस्तु को एक वस्तु के सापेक्ष में यदि विरामावस्था में कहते हैं, तो वह वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष में गतिशील की अवस्था में हो सकती है। वह वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा क्या हो सकती है? गतिशील हो सकती है। समझ में आया बेटे? एक महान दार्शनिक सुकरात हुए थे। एक महान दार्शनिक सुकरात हुए थे। आप जानते हैं, प्लेटो, सुकरात या चीन के कई दार्शनिक। तो
सुकरात ने ये बताया, उन्होंने लिखा हुआ है कि इस धरती पर प्रत्येक वस्तु गतिशील की अवस्था में है। प्रत्येक वस्तु से हम खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कि हम खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु गतिशील अवस्था में है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो कभी स्थिर ही नहीं है, या तो हमेशा क्या करती है, अपने धुरी पर वो चक्कर लगाती रहती है। जब ये चक्कर लगाती रहती है तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं हो सकती है। हालांकि वो बात दार्शनिक की थी, लेकिन वैज्ञानिक प्रेक्षण में किसी भी वस्तु के गति का होना, विरामावस्था में होना, यह उसके निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। यह उसके निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी निष्कर्ष से हम यह कह सकते हैं, वस्तुओं के वेगों के व्यवस्थित गति के अध्ययन को यांत्रिकी कहते हैं। वस्तुओं के वेगों के व्यवस्थित गति के अध्ययन को यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी की मुख्य शाखा में 3 प्रकार की होती है। एक आपका स्थैतिकी, जिसे आप स्टैटिक्स कहते हैं, दूसरा आपका गतिकी, जिसे आप डायनेमिक्स कहते हैं, और तीसरा आपका शुद्ध गतिकी होता है, जो काइनेमेटिक्स कहलाता है। इसको हम लोग देखेंगे। वस्तुओं के यहाँ पर आप कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड भी कह सकते हैं। वस्तुओं के वेगों का व्यवस्थित अध्ययन यांत्रिकी, जो आप जानते हैं भौतिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। अध्ययन यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत करते हैं। किसी भी वस्तु के वेग, चाल आदि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत करते हैं, मैकेनिक्स ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। यांत्रिकी की मुख्य शाखाएं, यांत्रिकी की मुख्य शाखाएं निम्न हैं। यांत्रिकी की यहाँ पर हम 3 ब्रांच के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात 3 शाखाएं हैं जिसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहली ब्रांच कहलाती है स्थैतिकी, जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं, स्थैतिकी कहते हैं। इस ब्रांच में, स्थैतिकी ब्रांच में, कोई वस्तु जो होती है वो विरामावस्था में होती है। स्थैतिकी ब्रांच में कोई वस्तु विरामावस्था में होती है, हम उसका अध्ययन करते हैं। कोई पेड़ हो गया, अभी हमने बताया आपको इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु विरामावस्था में नहीं होती है, लेकिन जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष में
उसको हम क्या मानते हैं, रेस्ट की अवस्था में मानते हैं। जैसे हम खड़े हैं, इस ब्लैक बोर्ड क्या है, यह विरामावस्था में है। ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। किसके सापेक्ष में, हमारे सापेक्ष में। ओके, तो स्थैतिकी ब्रांच में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड विरामावस्था में रहेगा, हम उसी का अध्ययन स्थैतिकी डायनेमिक्स सॉरी स्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। जो दूसरा ब्रांच है गतिकी है, डायनामिक्स गतिकी ब्रांच के अंतर्गत हम इस शाखा के अंतर्गत किसी वस्तु के गति का अध्ययन, गति के कारणों को ज्ञात किए बिना किया जाता है। इस शाखा में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस शाखा के अंतर्गत किसी वस्तु के गति का अध्ययन, किसी वस्तु के गति का अध्ययन, उस गति के कारणों के बिना, उस गति के कारणों के बिना हम गतिकी में अध्ययन करते हैं। मतलब उसके गति के कारण को हम अध्ययन नहीं करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। गतिकी में हम किसी वस्तु के गति का अध्ययन, उसके गति के कारण का के बिना करते हैं। आपका तीसरा और लास्ट होता है जिसे हम काइनामेटिक्स कहते हैं, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, काइनामेटिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें शुद्ध गतिकी में किसी वस्तु या किसी पिंड के गति या वेग और उस गति के कारण का अध्ययन करते हैं। शुद्ध गतिकी में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के गति और गति के कारण का अध्ययन करते हैं। काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which we can study about the motion and cause of motion and cause of motion. Kinematics is the branch of physics which we can study about the motion and cause of motion. तो शुद्ध गतिकी में हम किसी वस्तु के गति का अध्ययन और उस वस्तु के गति के कारण का अध्ययन करते हैं। जी हमने देखा स्थैतिकी में सिर्फ कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी, अर्थात वो विरामावस्था में रहेगी, उसका हम अध्ययन स्थैतिकी के अंतर्गत करेंगे, स्टैटिक्स के अंतर्गत करेंगे। दूसरा गतिकी, गतिकी वह ब्रांच है, गतिकी वह शाखा है, कोई वस्तु इसमें विरामावस्था में नहीं रहेगी, अर्थात गतिकी अवस्था में रहेगी, लेकिन इसमें उसकी गति के कारण का अध्ययन नहीं करते हैं। In the branch of dynamics, we does not study about the cause of motion. Only we can study about the motion. Only we can study about the motion. And in the kinematics branch of physics, we can study about the motion and cause of motion. हम इसमें उसके गति का भी अध्ययन करते हैं और गति के कारण का भी अध्ययन करते हैं। बिल्कुल ये बातें स्पष्ट हुई होंगी। अगली हेडिंग हम देखते हैं, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश तंत्र क्या है? आप बिल्कुल सरल भाषा में समझें,
जहां से कोई प्रेक्षक किसी वस्तु या पिंड के गति का आकलन करता है, वह बिंदु ही निर्देश तंत्र कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। आप मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, हम यदि हमारे पास से कोई विमान जाएगा, मान लीजिए कोई प्लेन जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है, तो उसकी गति उसकी गति का आकलन जो हम करेंगे, यदि उसी प्लेन का कोई बहुत दूर हो वो भी करेगा, तो दोनों में अंतर होगा ना। बात समझ में आई ना। ये आप सिंपल वे में, कोई वाहन जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, जब कोई गाड़ी जा रही है, यदि हम उसको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करें तो उसकी गति में अंतर दिखाई देगा, और जब हम उस वस्तु को बहुत दूर से ऑब्जर्व करेंगे तब उसकी गति में अंतर, दोनों की गति में क्या रहेगा, ऑब्जर्व करने में, प्रेक्षित करने में अंतर रहेगा। तो ये इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि निर्देशांकों का वह समूह या निर्देश तंत्र व निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। वह समूह या निकाय, बिल्कुल सरल शब्दों में समझो, वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु के गतिशील होने का अध्ययन करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। वह समूह अर्थात वह निकाय जहां से हम किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अभी इसके पहले हमने उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट किया। सामान्य रूप से जो निर्देशांक होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। जो निर्देश तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर 3 टाइप्स। पहला कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र, गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र, गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र। तीसरा बेलनाकार निर्देश तंत्र। तीन प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, जिसमें से यहां पर हम
सिर्फ और सिर्फ कार्तिकीय निर्देश तंत्र का अध्ययन करेंगे। हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कार्तीय निर्देश तंत्र का अध्ययन करेंगे। इन दोनों का अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। हालांकि थोड़ा आपको बताएंगे जो गोलीय ध्रुवीय तंत्र होते हैं, बेलनाकार, हालांकि ये तीनों 3D सिस्टम में लागू होते हैं, लेकिन जो बेलनाकार है, जो गोलीय है, 3D का 4D 5D में भी परिवर्तित हो जाता है। बेलनाकार जब रहेगा या गोलीय रहेगा। कार्तिकीय निर्देश तंत्र, इनसे आप परिचित हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक 2D होता है और दूसरा 3D होता है। आप ये देखें, एक 2D होता है। 2D में क्या होता है बिल्कुल आप समझें। ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। इन अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इन अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस दिशा में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और यहाँ -x और -y होता है। यह 2D सिस्टम है। 3D आप ये देखें x, y, z, यहाँ पर अक्षों का ये कटान बिंदु है। मूल बिंदु 0 0 0 होता है। यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 होता है। x, y, z, जो तीनों z की वास्तविक स्थिति ये चाक वाली है। x और y के लंबवत होती है, लेकिन x और y अक्ष के बिल्कुल लंबवत तो हम बना नहीं सकते, इसलिए इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। इसमें दो प्रकार का होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपके समझ में आया होगा और आप लोग इस पूरे क्लास में बिल्कुल सक्रिय रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।